पिछली कहानी में आपने देखा सिंदबाद तूफानों और लहरों से लड़ते लड़ते बेहोश होकर समुंदर में डूब रहा था। लेकिन कई घंटों बाद जब तूफान शांत हुआ, समंदर की लहरों ने बेहोश सिंदबाद को एक सुनसान टापू की रेत पर लापटका। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस चारों ओर चट्टानें, रेत और अजीब सी खामोशी। उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। सिंदबाद सिंदबाद, वो चौंक पड़ा। और जब उसने पलटकर देखा तो दूर किनारे पर दो नाविक, उसके वही साथी जो उसी तूफान में बच निकले थे, अब वहीं थे, थके गिरे हुए लेकिन जिंदा। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। हम जिंदा हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। ये टापू बाहर से शांत था, लेकिन जैसे ही वे अंदर बढ़े, उनकी नजर एक ऊंची काली गुफा पर पड़ी। उन्हें उम्मीद थी शायद यहां पानी या छाया हो, पर जब सिंदबाद ने गुफा के अंदर कदम रखा, उसके पैर जम गए। एक भयानक राक्षस अंदर बैठा था, बहुत बड़ा, एक ही आंख वाला, और सांस लेते वक्त गुफा हिल रही थी। उसके दांत इतने लंबे थे जैसे पत्थर काट सकते हों। सिंदबाद और उसके साथी चुपचाप गुफा की एक दरार में छिप गए। रात होते ही राक्षस गुफा से बाहर निकला। सिंदबाद और उसके दोस्त भी चुपचाप उसका पीछा करने लगे, पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए। उन्होंने देखा कि राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा है, और फिर वहां पहुंचते ही उसने एक घर में घुसकर एक बेबस इंसान को पकड़ लिया। गांव वाले चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे, और बाकी छिपने की कोशिश कर रहे थे। राक्षस उस इंसान को घसीटते हुए वापस गुफा की ओर चल पड़ा। सिंदबाद ये सब देख दंग रह गया। उसने एक बूढ़े गांव वाले से पूछा, यह कौन है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, यह एक भयानक राक्षस है। हर रात आता है और हर बार किसी न किसी को उठा ले जाता है। अब तो कोई उम्मीद नहीं बची बेटा। उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। तभी सिंदबाद ने अपना परिचय दिया। मैं सिंदबाद हूं। मैं एक तूफान में डूब गया था, लेकिन किस्मत से लहरें मुझे इस टापू तक ले आईं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। इसके बाद सिंदबाद और उसके दोनों साथियों ने एक योजना बनाई ताकि उस राक्षस का अंत किया जा सके। फिर सिंदबाद और उसके दोस्त वापस उसी गुफा की ओर चल पड़े जहां वह भयानक राक्षस रहता था। तीनों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठा की, एक मोटी लकड़ी को आग से जलाया। सिर्फ एक मौका है, सिंदबाद ने कहा। जैसे ही राक्षस सोया, तीनों चुपचाप उसके पास गए और मिलकर जलती हुई लकड़ी उसकी आंख में घुसेड़ दी। आर्घा! राक्षस की चीख से गुफा कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे। अब वो अंधा हो चुका था और यही मौका था भागने का। सिंदबाद और उसके दो साथी उस गुफा से भागते हुए बाहर निकले। वो आजाद तो हो गए, लेकिन अब अगला सवाल था, इस टापू से बाहर कैसे जाए? चारों ओर समंदर और कोई नाव नहीं। सुबह की हल्की रोशनी में आसमान में एक विशाल छाया उड़ती नजर आई। देखो, वो क्या है? वो था रुक पक्षी, सफेद रंग का, इतना विशाल कि पूरा टापू उसके पंखों से ढक जाए। सिंदबाद ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने मजबूत रस्सी से खुद को और अपने दोनों साथियों को रुक पक्षी के पंजे से बांध दिया। जैसे ही सूरज निकला, रुक पक्षी ने उड़ान भरी। वो ऊपर गया और ऊपर बादलों को चीरते हुए आकाश में पहुंच गया। नीचे दूर से समंदर, और पीछे वो टापू जो अब कब्रगाह बन चुका था। नई जगह, नई उम्मीद। घंटों बाद पक्षी एक ऊंची चट्टानी पहाड़ी पर उतरा। सिंदबाद और उसके साथी नीचे उतरे, थके थे मगर अब आजाद थे। सिंदबाद और उसके साथी अब उस राक्षसी टापू से आजाद हो चुके थे, पर यह तो बस शुरुआत थी। अगली यात्रा में एक ऐसी घाटी जहां बिखरे थे अनमोल हीरे और छुपे थे भयानक सांप। क्या सिंदबाद वहां भी बच पाएगा, या इस बार किस्मत उसका साथ छोड़ देगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल दादी माँ की अनमोल कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई जादुई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।